नमस्कार। चलिए सुनते हैं डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी महुआ का पेड़। आसपास के गांव में महुआ का इतना विशाल पेड़ नहीं था। मंदिर के गुंबद जैसा तना, बादल को छूने वाली अगड़ित शाखाएं, छत्र से तने पत्ते, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा, गांव के लड़के उसके नीचे तरह तरह के खेल खेलते। थके हुए चरवाहे अपने मवेशियों को छोड़कर वहां कुछ समय के लिए जरूर रुकते। कुछ काम ना होता तो बड़े बूढ़े इधर उधर की बातें करने बैठ जाते और तभी उठते जब घर से बुलावा आता। सबके लिए उसके वृद्धर्ष फैले रहते। रमिया बुढ़िया ये कहते कभी नहीं थकती, जब से उसने होश संभाला गांव की चोरी नहीं सुनी। ये बात सच हो या झूठ, गांव वाले महुए की पूजा करते हैं। दिवाली में सबसे पहले घी के दिए, होली में गुलाल रंग और राखी के दिन रंगीन सूत के धागे। कोई अपनी माँ के बीमारी से तंग आकर उसकी शरण में आता है तो कोई अपनी बहन की शादी के लिए। ललिया के लिए जब कोई वर न मिला और उसके पिता परेशान हो गए तब पेड़ के नीचे बैठा एक युवक उसको दुल्हन बनाने को तैयार हो गया। विवाहों की लगन शुरू हुई कि भीड़ होने लगी। सजी हुई बैलगाड़ियां रुकी, वर वधू उतरे और पेड़ से भेंट करने के बाद खुशी खुशी अपने घर चले गए। उसके नीचे हल्दी चावल बतासे का ढेर सा लग गया। एक दिन एक सजी कार भी रुकी। गांव के लड़के लड़कियों ने कार को घेर लिया जैसे वे पहले से ही बाट देख रहे थे। कार की अगली सीट से उतरकर एक वृद्ध ने दूसरी खिड़की खोली और धीरे से कहा, बहू ये पेड़ हमारे गांव का देवता है, उतरकर भेंट करना पड़ता है, ये हमारे कुल में होते आया है। नववधू ने महुआ की तरफ दृष्टि डाली। ऐसा पेड़ उसने शहर में ना देखा था। उसके पिता के बंगले के सामने 2-4 पेड़ थे, पर उस पेड़ के सामने सब बौने से लगे। उसने एकदम से कहा, हाउ फियर बट ब्यूटीफुल प्रकाश, यानी इतना भयावह परंतु सुंदर। वृद्ध ये बातें सुनकर चकित रह गया कि वधू अपने पति का नाम ले रही है। वृद्ध ने मन ही मन सोचा, पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसा ही करती होंगी। कुछ संकोच से वृद्ध ने फिर दोहराया, बहू उतरकर वृक्ष देवता से भेंट कर लो। बहू ने प्रकाश से कहा, किससे? पेड़ से? व्हाट नॉनसेंस, वृक्ष को आलिंगन करना कितनी मूर्खता है। प्रकाश कुछ ना बोला। प्रकाश शहर की लड़कियों से बातें की थी, वाद विवाद किया था, खेल खेला था। व्यवहार में प्रकाश बड़ा कुशल माना जाता था, परंतु यहाँ क्या जवाब देता। वृद्ध नौकर पिता के समान था। प्रकाश 2 साल का था जब माँ उसे छोड़कर चली गई। तभी से वह पेड़ के नीचे खेला था। कितनी बार गिरा था, उठा था और कितनी बार उसके मोती से सफेद महुए चूसे थे। सब कुछ प्रकाश के दिमाग में चित्र की तरह उभर उठा था। तारा शहर की थी, बीए तक पढ़ी थी, वो ये सब कैसे समझती। प्रकाश ने उसकी बात का बुरा न माना। ड्राइवर से कहा, नत्थू चलो। वृद्ध संकेत समझ गया और बोला, भैया चलो मैं आता हूँ। वह पेड़ के नीचे पहुंचकर रो पड़ा। मन ही मन विनती की, वृक्ष देवता दोनों को खुश रखना। गांव वाले भी लौट गए। निमिया ने जोर से कह ही दिया, देखो तो भाई जो फैशन जाने का हुए। कार एक 3 मंजिली के सामने रुकी। निहारन हुआ और तारा को एक सजे कमरे में बैठाया गया। गांव की स्त्रियां नई बहू को देखने आने लगी। कोई कपड़े देखती, कोई गहने, कोई सोफा सेट, कोई बर्तन। तरह तरह की बातें हो रही थी। तारा शांत बैठी सुन रही थी। एक वृद्ध ने सबके बीच में कहा, महुदेव को तो बहू ने नहीं भेंटो। तीसरी बोली, बहू भेंटो वह तो महुआ आओ। चौथी बोली, सगुनिया काहे ऐसे महू तो। सब अपने अपने हाथों को नचाकर बातें करती रही। तारा सोच रही थी कि क्या पेड़ भेंट करने आ सकता है। बिल्कुल झूठ, कोरा अंधविश्वास। गांव की स्त्रियां जो ठहरी एकदम बेपढ़ी लिखी। कहीं पेड़ चलता है? अगर पेड़ चलेगा और फिर महू की तरह का पेड़, मोटे तना सा, चौड़ा वृक्ष और लंबी शाखाओं सी भुजाएं, चलता होगा तो धरती डोलती होगी। उसे पसीना आ गया और शरीर कांप गया। रात हुई। तारा को अलग कमरे में रखा गया था। वहां साथ केवल उसकी ननंद थी। ननंद थकी थी, वह बातें करते करते सो गई। जाग रही थी तो सिर्फ तारा।
नई जगह नींद मुश्किल से आती है, पुरानी जगह की याद आती है, पुरानी बातें। तारा को गांव अच्छा ना लगा था, ना उसकी तरह पढ़ी लिखी सहेलियां थी और ना ही मनोरंजन के साधन। सारा दिन वह गूंगी सी बनी बैठी रहती थी। कैसी स्त्रियां थीं, कैसी लड़कियां, बूढ़ी और मूर्ख। कहती थी महू उससे भेंट करने आएगा। महू का पेड़ कार पर बैठे बैठे देखा था, दूर से कितना भयंकर। रात में महू का धुंधला चित्र तारा के सामने खिंच गया। उसे लगा जैसे पूरा पेड़ हिलता डुलता चला आ रहा है, अपनी डालों को बढ़ाकर उसे लपेटने के लिए। तारा को एकदम पसीना आ गया, रोम रोम खड़े हो गए और अनजानी सी चीख निकल गई। घर के लोग अभी अभी सोए थे, सब जग गए। ननंद प्रेमा तुरंत उठ बैठी और तारा से पूछने लगी, क्या हुआ भाभी, कोई सपना देख रही थी क्या? प्रकाश दौड़कर नीचे आ रहा था, लज्जावश जीने पर ही रुक गया। उसके पिता वहां खड़े थे और प्रेमा से पूछ रहे थे, क्या हुआ बहू को बेटी? तारा क्या बताए? क्या वो ये बताए कि महू का पेड़ दिखाई दिया था स्वप्न में? नहीं, कदापि नहीं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं ऐसा कहूँ मैं नहीं बताऊंगी। तारा ने ननंद से कुछ ना कहा, न सच न झूठ। तारा के ससुर कुछ खास बातें समझकर बोले, बेटी प्रेमा, नई जगह है, तू जागती रहना। क्या बताऊं, तेरी माँ होती तो बहू को गोदी में सुलाती, एक कदम जमीन पर न रखने देती। प्रेमा ने तारा को अपने पलंग पर लिटा लिया। जब तक तारा सो न गई उससे वह बातें करती रही। दूसरे दिन गांव की स्त्रियां फिर आई। घर में गाना बजाना हो रहा था। तारा ने भी कई नए गीत सुनाए। तारा गाने में बहुत कुशल थी। कॉलेज में जब ड्रामा खेला गया था उसने कई गीत गाए थे और जिसकी प्रशंसा सबने की थी। बुंदेली गीत बड़े मधुर होते हैं। उसने भी सबके गीत बड़े चाव से सुने। प्रेमा की सहेलियों ने अपनी भाभी की खूब बड़ाई की। अब तारा की चीख की चर्चा चली। निमिया ने रघबर दयाल को बुलाकर कहा, लाला बहू तो सुघर लाए, अच्छी नौनी है, गाओ तो अच्छो है। हमने सुनी कि बहू रात को चीखी हो तो बहू को गौ बजाकर काऊ भेंट नहीं करा देते हो। भौजी तुम ही जानो, बहू मान जाए तो आजे करा दो, बाजे हम बुलाए देते हैं, बुलाओ तुम। थोड़ी देर में ही बाजे बजने लगे। तारा ने जब प्रेमा से पूछा, प्रेमा मधुर स्वर में बोली, अच्छा तुम नहीं जानती, भैया को सीधा पा लिया है, बेचारे अकेले लेटे लेटे किताबें पढ़ते रहते हैं। तारा को तैयार होना पड़ा। गांव में कई मंदिर थे, सब जगह होकर सब उसी पेड़ की ओर गई। स्त्रियां अब महू के लिए बनाया गीत गा रही थी। तारा भी पेड़ के पास जाने में कोई हर्ज ना समझती थी, लेकिन पेड़ से भेंटने को राजी ना थी। पेड़ के पास पहुंचकर तारा कांप सी गई। अपना मन बहलाने को प्रेमा से बात करने लगी। कब से है ये पेड़? बड़ा डरावना है। प्रेमा तुम यहाँ बचपन से आती रही हो ना? प्रेमा बोली, गांव की सब लड़कियां आती हैं, चाहे सुख हो या दुख, सभी अवसरों पर। बातचीत से तारा का जी हल्का हो गया था। प्रेमा ने चुटकी ली, भाभी जो इस वृक्ष से मांगोगी सबकी इच्छा पूरी करते हैं वे। तारा ताड़ गई, बोली तू भी विनती कर लेना, मुझे क्या, अब तेरी ही फिक्र है। प्रेमा लजा गई। महुआ का पेड़ आ चुका था। कुछ आगे हो गई स्त्रियों ने पहले परिक्रमा दी, हल्दी चावल और फूलों से पूजा की, दूध बतासे का भोजन कराया। निमिया ने तारा से कहा, बहू महू का भेंट कर लो, गांव की सब बहुएं भेंट करती हैं, तुम तो पढ़ी लिखी हो। तारा ने तपाक से उत्तर दिया, इसीलिए तो कहती हूँ ढकोसले में पढ़ना ठीक नहीं। निमिया गांव में सबसे जेठी थी, अपना अपमान ना सह सकी। निमिया प्रेमा से बोली, अब तुम जानो और तुम्हारी भाभी, हम ठहरी गैर पड़ी, कहू होवे तो नाहक दोष न लगाइयो। सारी स्त्रियां घर तक यही चर्चा करती लौटी। तारा के कान भर गए थे। वह तुरंत प्रकाश से कह देना चाहती थी कि गांव उसे अच्छा नहीं लगता। रात में तारा ने प्रकाश को सब कुछ बता दिया। प्रकाश ने तारा को पेड़ के बारे में कई घटनाएं सुनाई। तारा विचलित न हुई। उसकी दलील ये थी कि स्त्री निर्जीव पेड़ से भेंट करे। विवाहित स्त्री केवल पति का आलिंगन करती है, दूसरे का नहीं। किसी हद तक प्रकाश ने भी उसे सही माना था। तारा कहती कुछ और सोचती कुछ, उसका मन वहीं था। पेड़ की घटना को भूलना मुश्किल हो गया था। कई दिन और रातें खिसक गई, पर तारा की स्वप्न चिंताएं और चीखें कम न हुई। सबने यही सलाह दी कि वह वृक्ष से भेंट कर ले। अब तारा के लिए ये करारी हार थी। समस्या उलझती चली जा रही थी।
मन ही मन वह कई उपाय सोचा करती थी। आखिर में तारा एक दिन तैयार हो गई। दोपहर के 2 बजे थे। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। गर्मी के लिए ठंडक का खास प्रबंध किया गया था। तारा एकदम उठी, एक सफेद मर्दानी धोती पहनी जिससे कोई पहचान न ले। पूजा की थाली हाथों में थी। महू का पेड़ 2 फलांग की दूरी पर था। गर्म हवा के थपेड़े लग रहे थे। तारा पेड़ की ओर बढ़ रही थी। उसने ज्यों ही पेड़ को देखा, शरीर में कंपन आया और पसीना छूटा। गर्म हवा ने उसे झकझोर दिया। वह पीली सी पड़ गई और पीछे को दौड़ी। कमरे में आकर ही उसने दम लिया। कपड़े बदलकर वह लेट गई। तेज ज्वर उसे जला रहा था। प्रकाश को जब मालूम हुआ तो वह डॉक्टर को लेने शहर गया। डॉक्टर ने बताया कि लू लग गई है। कई दिनों तक इलाज चला। कभी प्रेमा और कभी प्रकाश उसके पास रहते। तारा जागती तो पेड़ का चित्र उसके सामने तैरता और जब सोती तो स्वप्न में पेड़ की भुजाएं उसे लपेटने लगती। कुछ दिनों के बाद तारा की तबीयत ठीक हो गई, पर उसकी चीखें कम न हुई। प्रकाश कब तक रुकता? वह विश्वविद्यालय आ गया। प्रकाश का पढ़ने में मन न लगता। तारा के पिता प्रोफेसर नरेंद्र नाथ बनर्जी उससे मिलने विश्वविद्यालय आए। प्रकाश ने उनको सारी कहानी सुना दी। वे दर्शन शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने प्रकाश को बुलाकर कहा, प्रकाश, हम लोग तुम्हारे गांव चलेंगे। तारा की सहेली मनु की भी इच्छा तारा से मिलने की है। दूसरे दिन कार से सभी लोग गांव आए। जैसे ही कार महुआ के पेड़ के नीचे से गुजरने को थी, प्रोफेसर बनर्जी ने कहा, कितना अद्भुत पेड़ है। प्रकाश बोला, यही पेड़ है वो चाचा जी। कार रुकी, सब लोग उतरे। पेड़ के चारों ओर घूमते रहे। पेड़ की शीतल हवा से ताजे हो गए। प्रोफेसर बनर्जी उसके तने को परखते हुए बोले, प्रकाश, पेड़ बहुत पुराना है। प्रकाश बोला, चाचा जी, मेरे पिताजी का बचपन भी इसी पेड़ की छांव में बीता है। प्रोफेसर बोले, मैंने बरगद के पेड़ इतने पुराने देखे हैं, लेकिन महुए का इतना पुराना पेड़ कभी नहीं देखा। प्रकाश बोला, चाचा जी, इस पेड़ को गांव भर देवता की तरह पूजता है। प्रोफेसर बोले, क्यों नहीं, पेड़ों की पूजा बहुत पुरानी है। मनु जानती थी अगर बात चल पड़ी तो प्रोफेसर साहब अपना भाषण देने लगेंगे। मनु को तारा को देखना था। वह कार में आकर बैठ गई। सबको तुरंत आना पड़ा। रघुवर दयाल को खबर मिल चुकी थी। उन्होंने बड़ी आवभगत से प्रोफेसर साहब को लिया। तारा मनु को पाकर फूली न समाई। दोनों में बातें होती रही, उलाहने चलते रहे। तारा में नया उत्साह सा भर गया। 4-5 दिन प्रोफेसर बनर्जी रोज रात को भाषण दिया करते थे। गांव के स्त्री पुरुष संध्या से ही मैदान में जमा हो जाते थे। तारा भी सुना करती और दिन में उन्हीं बातों को उनसे पूछा करती। एक रात पेड़, पत्तों, पर्वतों और नदियों के बारे में भाषण हुआ। उन्होंने पेड़ों की पूजा पर जोर दिया। पेड़ों के इतिहास, पूजा के रूप और उनसे संबंधित किंवदंतियों को विस्तार से सुनाया। गांव के लोग बड़े खुश हुए। दूसरे दिन सभी लोग महू के पेड़ की पूजा करने गए। प्रोफेसर बनर्जी ने सबसे पहले हल्दी, चावल और फूल चढ़ाए। उसके बाद सबने परिक्रमा की। उन्होंने तारा से कहा, बिटिया, पेड़ हमारे पिता हैं। उनसे लिपटना ऐसा ही है जैसे बच्ची बाप से लिपटती है। तारा ने महू को अपने गले से लगा लिया और रोती रही जैसे बहुत दिनों के बाद बाबुल से भेंट हुई हो। धन्यवाद। ये सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ रहा था। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्बल?
न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांत उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से ये धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात थी, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता झबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं-कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों झबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। झबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्ध ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर झबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड हो जाओगे। या राण पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम पी चुका, या खेती का मजा है। एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है कि जाड़े का गुजारा हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। झबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन भी बहल जाता है। झबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू बोला, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसे में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। झबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांत उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने झबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथप कर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह में जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। झबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते की प्रति घृणा की गंध न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा झबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था।
एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों पैरों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहाड़ भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। झबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता झबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। झबरा ने कूकू कूकू करके सहमत प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूल की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई झबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। झबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वह उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर सा लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सका। उसने झबरा से कहा, क्यों झब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? झब्बर ने कूकू कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से आया उपाय ना सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? झबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा ना करूंगा। झबरा ने उस अग्निराज की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। झबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास जा खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो ये सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सी जाग उठती थी पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस दबाए लेता था। झबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, झबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। वह तो उन्हें नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, झबरा झबरा। झबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया।
फिर खेत में चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ता था। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। झबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसे अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। झबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांत उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या फायदा? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है और झबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में अब यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी सबक। एक धनी किसान था। उसके पास सैकड़ों बीघे खेत थे, कई गौशालाएं थी, लेकिन स्वभाव से वह धूर्त और लोभी था। वह अपने नौकरों और मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। जब भी नौकरों को वेतन देने का समय आता, वह उनके काम में कोई ना कोई खोट निकाल कर या तो वेतन हड़प जाता या थोड़े से पैसे देकर उन्हें टरका देता। मुसीबत के मारे वे कुछ ना कर पाते। उस किसान के बगल के गांव में एक युवा अध्यापक रहता था। उसका नाम था प्रभुदत्त। प्रभुदत्त बहुत बुद्धिमान और निर्भीक था। दिन में वह अपने खेतों में काम करता, संध्या के समय मजदूरों के बच्चों को पढ़ाता। आसपास के सभी गरीब बच्चे उससे पढ़ने के लिए आते। प्रभुदत्त जब उन बच्चों से उस धनी किसान द्वारा उनके पिता पर किए गए अत्याचारों के बारे में सुनता तो उसका खून खौल उठता था। उसे मजदूरों पर भी गुस्सा आता कि वे क्यों उस दुष्ट किसान के चंगुल में फंसे हुए हैं। वे उसकी जातियों का विरोध क्यों नहीं करते? अगर वे सब एक हो जाएं और तय कर लें कि तब तक उसके यहाँ काम नहीं करेंगे, जब तक वह उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, तो शीघ्र ही किसान रास्ते पर आ जाएगा। प्रभुदत्त ने निश्चय किया, वह उन मजदूरों से जाकर मिलेगा। मजदूरों ने प्रभुदत्त को आदर से बैठाया। पूछने पर वे कहने लगे, हम गरीब हैं, किसान के यहाँ मजदूरी करके ही पेट पालते हैं। अगर हम उससे लड़ेंगे तो वह हमें निकाल देगा और दूसरे गांवों से मजदूर बुलवा लेगा। एक बुजुर्ग मजदूर बोला, भैया आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो काला अक्षर भैंस बराबर हैं। आप ही कोई उपाय सोचो जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रभुदत्त समझ गया कि मजदूर किसान से डरते हैं। वे खुल्लम खुल्ला किसान का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ही सबक सिखाता हूँ उसे। हफ्ते भर बाद प्रभुदत्त मजदूर के भेष में किसान के पास पहुँचा और बोला, मैं गरीब मजदूर हूँ, घर पर बूढ़ी माँ बीमार पड़ी है, उसके इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, मुझे काम पर रख लीजिए। किसान ने उसे ध्यान से देखा और कहा, नौकर तो मैं रख लूँ, मगर सोच लो, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेरे यहाँ निठल्ले बैठकर काम नहीं चलेगा। जितनी चाहे मेहनत करवा ले मालिक, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रभुदत्त दीन स्वर में बोला। किसान समझ गया कि यह मुसीबत का मारा गरजू है, वह इसे जैसे चाहे नचा सकता है। उसने कहा, कान खोल कर सुन लो,
जो भी कहूँगा करना पड़ेगा। कभी आनाकानी की तो फौरन निकाल दिए जाओगे, और अगर काम पूरा नहीं कर पाए तो वेतन काट लिया जाएगा, समझ गए? मंजूर है मालिक, आप काम बताइए। किसान ने तुरंत उसे गौशाला की जिम्मेदारी सौंप दी। उसी रोज से प्रभुदत्त किसान की गौशाला में काम करने लगा। वह तड़के उठकर गौशाला की सफाई करता, गायों के चारे पानी की व्यवस्था करता, दूध दूहता, फिर उन्हें चराने के लिए जंगल में निकल जाता। इस तरह गायों की देखभाल करते हुए पूरा महीना बीत गया। वेतन के दिन प्रभुदत्त ने किसान से कहा, मालिक, घर पर मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, वेतन दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। किसान की नीयत तो साफ थी नहीं, वह मन ही मन योजना बनाए बैठा था। जैसे ही प्रभुदत्त वेतन मांगेगा, वह उसे कोई असंभव काम करने के लिए कह देगा जिसे वह हरगिज पूरा नहीं कर पाएगा। बस वह उसका वेतन काट लेगा। उसने प्रभुदत्त को डांटते हुए कहा, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? पैसा कहीं भाग जा रहा है? पहले एक दो जरूरी काम निपटा दो, फिर पैसे ले लेना। चतुर प्रभुदत्त जानता ही था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उसने विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, बोलिए क्या करना है मालिक? किसान बोला, वह सामने डूह पर एक बबूल का पेड़ उगा है। बबूल की पत्तियां चरकर बैल खूब तगड़े हो जाते हैं। तुम बैल को बबूल के पेड़ पर चढ़ाकर चरा लाओ। याद रखना, बैल को पेड़ पर चढ़ाकर ही चराना है। निगरानी के लिए मैं एक लड़का साथ भेज रहा हूँ ताकि तुम बेईमानी ना कर सको। प्रभुदत्त ने खूंटे से बैल खोले और उन्हें लेकर डूह की ओर चल पड़ा। बबूल के पास पहुंचकर उसने बैल को पेड़ के तने से बांधा और सटासट पीटते हुए कहा, तेरे दुष्ट मालिक की इच्छा है कि तू पेड़ पर चढ़कर चढ़े, सो फौरन पेड़ पर चढ़ जा। तूने इधर उधर मुंह मारने की कोशिश की तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा। बैल बड़ा पेड़ पर कैसे चढ़ सकता था? प्रभुदत्त की मार खाकर बिलबिलाता पेड़ के चक्कर काटने लगा। साथ आए लड़के ने प्रभुदत्त की बेरहमी देखी तो उल्टे पैर किसान के पास भागा, उसे सारा हाल कह सुनाया। सुनकर किसान आग बबूला हो उठा, भागा भागा डूह पर पहुंचा। बैल की दुर्दशा देखकर उसके होश उड़ गए। वह प्रभुदत्त पर बरस पड़ा, छोड़ दे नीच, प्राण ले लेगा क्या बैल के? तो क्या करूं, यह पेड़ पर चढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं इसे आपकी आज्ञा मनवा कर ही रहूंगा। यह कहकर प्रभुदत्त ने फिर से बैल को पीटना शुरू कर दिया। किसान ने लपक कर प्रभुदत्त के हाथ से डंडा छीन लिया। बोला, चल रहने दे, नहीं मानता कहना तो न सही, घास फूस चरा कर ही घर ले आ। संध्या को प्रभुदत्त बैल लेकर घर पहुंचा। उसने किसान से कहा, मालिक अब तो पैसे दे दें, तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? अब रात में पैसे लेकर कहाँ जाएगा? रास्ते में किसी चोर डाकू ने लूट लिया तो? अच्छा होगा सुबह ले जाना, सुबह पैसे दे दूंगा। सुबह होते ही प्रभुदत्त किसान के पास पहुंचा। उसे देखते ही किसान कुटिल मुस्कान लपेट कर बोला, पूजा पाठ किए बिना तो मैं मुंह में पानी भी नहीं डालता। ऐसा कर, जब तक मैं पूजा करता हूँ तू एक छोटा सा काम और निपटा दे, फिर पैसे ले लेना। प्रभुदत्त ने कुड़कर पूछा, जल्दी बताइए क्या करना है? मेरे एक दोस्त ने पपीते के बीज भिजवाए हैं, उन्हें बोना है। कहीं ढंग की जमीन तो बची नहीं, ऐसा करो कि तुम घर की छत पर ही बीज बो दो। प्रभुदत्त ने कुदाल और खुरपी उठाई और छत पर जा पहुंचा। छत पक्की थी, मगर बगैर इसकी परवाह किए उसने छत खोदनी शुरू कर दी। नीचे कमरे में किसान की बहू बैठी तरकारी काट रही थी। अचानक उसके सिर पर रेती झरनी शुरू हो गई। उसने घबराकर अपनी सास से कहा। सास ने फौरन पति को बताया। किसान भागा भागा छत पर पहुंचा। खुद ही छत देखकर उसने माथा पीट लिया और बोला, अरे मूर्ख, तुझे छत खोदने के लिए किसने कहा था? फेंक दे कुदाल। क्यों, क्या पपीते के बीज नहीं बोने? प्रभुदत्त ने कामना रोकते हुए भोले बनकर पूछा। नहीं बोने भैया, नहीं बोने। अब तू मेहरबानी करके नीचे आ जा और अपने पैसे लेकर चलता बन। किसान के हाथ पांव फूले देख प्रभुदत्त मजा लेते हुए बोला, नहीं मालिक नहीं, काम पूरा किए बगैर मैं नहीं हटने वाला। इसमें मेरी साख खराब होगी, चारों तरफ बदनामी फैल जाएगी कि मैं काम चोर हूँ, जो कुछ कहा जाता है उसे पूरा नहीं करता। पपीते के बीज तो आज मैं बोकर ही मानूंगा, तभी अपना वेतन लूँगा।
लगातार खुदाई से छत भसकने लगी। किसान के पसीने छूट गए। वह ताड़ गया, या नौकर बहुत छटा हुआ है, इसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वह प्रभुदत्त से मिन्नतें करने लगा कि उसका कहा मान जाए और छत की खुदाई रोक दे। क्यों, वह उसे बर्बाद करने पर तुला है। लेकिन प्रभुदत्त ने उसकी एक ना सुनी। अपनी बात का असर न होता देख घबराकर किसान ने अड़ोसी पड़ोसी को इकट्ठे कर लिए और उनसे प्रभुदत्त की उद्दंडता का रोना रोने लगा। लोगों ने खुदी छत देखी तो प्रभुदत्त को फटकार लगाई, उसे चेतावनी दी कि वह कुदाल फेंक दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा, वे उसे थाने में दे देंगे। प्रभुदत्त निर्भीक स्वर में बोला, क्यों, थाने में क्यों दे देंगे? क्या मैं मनमानी कर रहा हूँ? मैं तो वही कर रहा हूँ जो मालिक ने करने के लिए कहा था। पूछिए ना इनसे, इन्होंने मुझे छत पर पपीते के बीज बोने की आज्ञा दी थी या नहीं? बगैर खुदाई गुड़ाई किए भला मैं पपीते के बीज कैसे बो सकता हूँ? प्रभुदत्त का तर्क सुन पड़ोसी आश्चर्यचकित हो उठे। प्रभुदत्त ने बेहिचक किसान का सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने प्रकट कर दिया। कैसे वह उसका वेतन हड़प करने की फिराक में उल जलूल चाले चल रहा है। अपने मजदूरों को भी वह इसी प्रकार तंग करता रहता है। वे बेचारे भय के मारे अपना मुंह सिए रहते हैं और ज्यादतियां सहते रहते हैं। बोलिए, क्या मैं इनके साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ? लोग कुछ कहें, इसके पूर्व भी लज्जित किसान ने प्रभुदत्त के सामने हथियार डाल दिए और कानों को हाथ लगाकर तौबा करता हुआ बोला, बस बस, इतना ही सबक मेरे लिए काफ़ी है। लो, अपना वेतन पकड़ो। रही मजदूरों की बात, सो आज ही मैं उनका हिसाब चुकता कर रहा हूँ। प्रभुदत्त की बुद्धिमानी से लोभी किसान की अकल ठिकाने आ गई। आइंदा उसने कभी किसी गरीब को तंग न करने की कसम खाई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी न्याय। एक बार गांव में बाढ़ आई। बाढ़ में निर्धन किसान रामदीन का सब कुछ नष्ट हो गया। घर रह गया, फसल उजड़ गई, गाय बैल बह गए। बेघर बार रामदीन के सामने परिवार पालने की समस्या आ खड़ी हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करे। कई कई दिन बिना खाए पिए गुजर जाते। हार कर रामदीन ने निश्चय किया कि वह पड़ोस के गांव में मजदूरी खोजेगा। मजदूरी मिलने में उसे दिक्कत नहीं हुई। एक दयाल किसान ने उसे खेती के काम के लिए रख लिया। रामदीन मेहनती तो था ही, वह जी तोड़ मेहनत करने लगा। फलस्वरूप किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। किसान ने सोचा, रामदीन की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इस वर्ष उसे खेती में तिगुना लाभ हुआ। बदले में रामदीन को भी लाभ का कुछ भाग मिलना चाहिए। उसने रामदीन को अपने पास बुलाया और कहा, रामदीन, तुम्हारी मेहनत से फसल में तिगुना लाभ हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें भी इस लाभ का कुछ भाग देना चाहता हूँ। तुम उसे अनाज के रूप में चाहते हो या किसी अन्य रूप में? रामदीन सोच में पड़ गया कि क्या मांगे, अनाज ले या कुछ और। उसे ध्यान आया मजदूरी में से उसने कुछ रुपए बचा कर रखे हैं जिनसे कुछ महीनों तक परिवार का पेट भर सकता है। उसने किसान से कहा, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। लाभ के रूप में आप कुछ देना ही चाह रहे हैं तो खेती के लायक थोड़ी सी भूमि दे दीजिए, मैं उस पर खेती करूँगा। किसान को रामदीन की बात बुद्धिमत्तापूर्ण लगी। अनाज तो कुछ दिनों तक ही काम आएगा, किंतु खेती से उसके कष्ट सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। उसने तुरंत 2 खेत रामदीन के नाम लिख दिए। प्रसन्न रामदीन अपने गांव के एक धनी किसान के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी कि अगर वह हफ्ते भर के लिए बैलों की एक जोड़ी उसे खेत जोतने के लिए दे दे तो उसका बड़ा उपकार होगा। काम खत्म होते ही वह बैलों को लौटा देगा। धनी किसान बड़ा काइया व्यक्ति था, किंतु रामदीन पर टूटी विपत्ति जानता था। उसका मन पसीज उठा। उसने तुरंत बैलों की जोड़ी रामदीन के हवाले कर दी। रामदीन ने खेतों की जुताई बुआई कर ली तो एक दोपहर वह बैलों को लौटाने आया। धनी किसान उस समय भोजन कर रहा था। उसने रामदीन से कहा, बैलों को उस बाड़े में बांध दो। रामदीन ने वैसा ही किया और अपने घर चला गया। अभी वह अपने घर पहुंचा सुस्ता ही रहा था कि धनी किसान ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बैलों की जोड़ी कहाँ है? वह तो मैं आपके बाड़े में बांध आया हूँ। रामदीन ने उत्तर दिया, मगर बाड़े में तो बैल नहीं है।
मैंने तो बैल आपके सामने ही बांधे थे, रामदीन ने घबरा कर कहा। धनी किसान क्रोधित हो उठा और बोला, तुमने बैल बाड़े में बांधे थे तो क्या उन्हें बाड़ा ले गया? तुम्हारी नीयत खराब हो गई है रामदीन, तुम इसी समय राजा के पास चलो, मैं उनसे तुम्हारी बेईमानी की शिकायत करूंगा, तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। रामदीन ने उसे विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने एक ना सुनी। रामदीन समझ गया कि भाग्य उसके साथ खेल खेल रहा है। एक विपत्त से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी विपत्त टूट पड़ती है। वह दुखी मन से धनी किसान के संग महल की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि रास्ते पर तेजी से आते हुए एक घुड़सवार ने उसे अचानक धक्का देकर गिरा दिया। पत्थर से छिलकर रामदीन का दाहिना कान कट गया। जैसे ही वह सीधा हुआ वैसे ही उसने घुड़सवार को लक्ष्य बनाकर लाठी फेंकी। संयोग से लाठी घोड़े के मर्म स्थल पर लगी। घोड़ा छटपटा कर ढेर हो गया और कुछ ही पलों में मर गया। आग बबूला घुड़सवार ने रामदीन को पकड़ लिया और कहने लगा, तुमने मेरे प्यारे घोड़े को मार डाला, मैं तुम्हें राजा से मृत्यु दंड दिलवाऊंगा। यह कहकर घुड़सवार भी उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने नगर के बाहर डेरा डाल दिया। वहां कुछ नट भी ठहरे हुए थे। रात में रामदीन सोने के लिए लेटा तो मन भारी हो उठा। उसने सोचा कि दुर्भाग्यवश जो कुछ भी मेरे साथ घटता जा रहा है, चाहे उसमें मेरा कोई दोष हो ना हो, पर राजा आजन्म कारावास की सजा दिए बिना नहीं मानेगा और अब मैं किसी प्रकार भी अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाऊंगा और जब मैं परिवार का उत्तरदायित्व तो नहीं निभा पाऊंगा तो भला ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं फांसी लगाकर मर जाऊं और जीवन का अंत कर लूं। यह निश्चय करते ही वह आहिस्ता से उठा। नटों के सामान में से एक रस्सी निकाली। रस्सी को बरगद की डाल पर फंसाकर फंदा बनाया। फिर फंदा गले में पहनकर लटक गया। भाग्य ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। रस्सी कमजोर थी, टूट गई। वह नीचे सोए नटों के नेता पर धड़ाम से जा गिरा। नटों का नेता मर गया। नट जाग गए। उन्होंने रामदीन को पकड़ लिया और निश्चय किया कि वे भी उसे राजा के पास ले जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। दूसरे दिन तीनों अभियोगी रामदीन को रस्सी में जकड़े हुए राज दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा को अपनी अपनी शिकायतें सुनाई। फिर उनसे प्रार्थना की कि वे दुष्ट रामदीन को उसकी करनी का उचित दंड दें। राजा बहुत बुद्धिमान था। सारा मामला फौरन ताड़ गया। उसने सबसे पहले धनी किसान से पूछा, जब रामदीन बैल लेकर आया था तब तुम क्या कर रहे थे? हुजूर, मैं भोजन कर रहा था, धनी किसान ने उत्तर दिया। बैल तुमने देखे थे? राजा ने फिर पूछा। देखे तो थे हुजूर, बैल तुम्हें वापस मिल सकते हैं। सो कैसे हुजूर? पहले तुम उसे अपनी आंखें निकाल कर दो, क्योंकि जिन आंखों से तुमने बैलों को देखा था उनकी बात पर विश्वास करने को तुम तैयार नहीं हो। राजा के निर्णय से धनी किसान खिसिया गया। इसके बाद राजा ने घुड़सवार से पूछा, रामदीन का कान कैसे कट गया? उसे रास्ते का पत्थर लग गया था हुजूर। रास्ते का पत्थर कैसे लग गया? घोड़े का धक्का खाकर वह रास्ते पर गिर पड़ा। घोड़ा किसका था? मेरा था हुजूर। तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल सकता है। घुड़सवार के चेहरे पर चमक दौड़ गई। सो कैसे हुजूर? ऐसे कि तुम इसे इसका कान वापस कर दो या तुम्हारे घोड़े के प्राण लौटा देगा। राजा के निर्णय से काइया घुड़सवार संकोच में पड़ गया। अब बारी आई नटों की। राजा ने उनसे प्रश्न किया, रस्सी किसकी थी? हमारी थी हुजूर। इतनी कमजोर क्यों थी? उस पर चढ़कर हम रोज खेल दिखाते थे हुजूर, इसलिए घिस गई थी। तो ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई नट इसी रस्सी का फंदा बनाकर डाल में लटक जाए। मैं रामदीन को ठीक फंदे के नीचे लिटाए दे रहा हूँ। रस्सी टूटेगी तो वह नट इसके ऊपर गिर जाएगा और वह स्वयं अपनी मौत मर जाएगा। इस तरह इसे अपने किए की सजा मिल जाएगी। तो कोई नट तैयार है बरगद के पेड़ में लटकने को? राजा का निर्णय सुनकर सारे नट लज्जा से गड़ गए। राजा ने रामदीन को फौरन छोड़ दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी गांव की चौपाल। शाम का समय था। गांव की चौपाल पर बहुत से लोग इकट्ठा थे।
चौपाल पर सरपंच जी अन्य पंचों के साथ बैठे बंसी काका का इंतजार कर रहे थे। सरपंच हरदयाल ने खड़े होकर कहा, क्यों रे हरिया, तूने बताया नहीं था बंसी को पंचायत में आने के लिए? हरिया घबरा गया। मालिक, मैंने तो उसे कल ही बता दिया था और वह कह भी रहा था आने के लिए, लेकिन न जाने अब तक क्यों नहीं आया। सरपंच ने कहा, जा दौड़ के उसके घर, और आने में आनाकानी करे तो लठ बजा दियो। हरिया जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी दूर से बंसी काका अपने लड़के श्याम के साथ आते दिखाई दिए। आते ही सरपंच ने पूछा, क्यों रे बंसी, कल हरिया ने तुझे बताया ना था कि चौपाल पर आना है, फिर क्यों नहीं आया? बंसी काका हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सरपंच जी, माफ कर दीजिए, सुबह खेत में पानी लगाने गया था, वहाँ एक बाड़ टूटी हुई थी, उसे सही करने में समय का पता नहीं चला। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये सुनकर एक पंच ने कहा, चलो सरपंच जी, पंचायत की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। बंसी काका सिर झुकाए खड़े थे। फिर सरपंच ने आगे कहना शुरू किया, सुन बंसी, तेरे लड़के श्याम ने कल स्कूल में कुंवरपाल के लड़के से लड़ाई की। उसके बाद कुंवरपाल के खेत में इसने अपनी बकरियां छोड़ दी, इसकी सारी फसल खराब हो गई। बंसी काका चुपचाप सर झुकाए खड़े रहे, लेकिन श्याम ने जवाब दिया, सरपंच जी, झगड़ा इसके लड़के ने शुरू किया था। इसके लड़के ने मुझसे कहा कि तू गरीब भिखारी स्कूल में क्या कर रहा है, जाकर बकरी चरा। सरपंच ने कुंवरपाल से कहा, कुंवरपाल, तेरा लड़का कहाँ है, बुला उसे, पूछते हैं। कुंवरपाल बोला, सरपंच जी, मेरे लड़के को इसने मारा है, वह तो उठ भी नहीं पा रहा है। सरपंच ने गुस्से में कहा, क्यों रे श्याम, इतनी सी बात पर इतना मारा कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब बंसी काका के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा, सरपंच जी, एक तरफ की बात सुनकर भड़क रहे हो, इसका लड़का अभी भी स्कूल में है, झूठ बोल रहा है। उल्टा इसके लड़के ने दूसरे लड़कों के साथ मिलकर श्याम को पीटा है। देखो, बंसी काका ने श्याम की कमीज उतार कर पीठ दिखाई, चोट के निशान पड़े थे। ये सुनकर कुंवरपाल के पसीने छूट गए। वो तपाक से बोला, यह झूठ बोल रहा है, मेरा लड़का घर पर पड़ा है, इसने शाम को बकरी छोड़ी मेरे खेत में, इसे हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। सरपंच बोला, झूठ कौन बोल रहा है, इसके लिए हम बैठे हैं, बुला अपने लड़के को घर से, देखें किसे ज्यादा चोट लगी है। कुंवरपाल कुछ नरम पड़ते हुए बोला, अब इतनी सी बात के लिए लड़के को बुलाने की क्या जरूरत है, हमें बस फसल का हर्जाना दिलवा दो। सरपंच ने समझते हुए कहा, हाँ तो बंसी, ये बता, चल बच्चों का झगड़ा था, चोटें तेरे बेटे को भी आई और इसके बेटे को भी, लेकिन फसल खराब करने की क्या जरूरत थी? बंसी काका ने कहा, वाह सरपंच जी, अच्छा न्याय है, मेरे बेटे को पीट दिया, अपना बेटा छिपा दिया और अब फसल का झूठा आरोप लगा रहे हो। कल बकरी मैं चरा रहा था, या तो स्कूल से आने के बाद चल भी नहीं पा रहा था। यह सुनकर कुंवरपाल बोला, हाँ तो इसी ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए बकरी घुसाई होगी मेरे खेत में। ये सुनकर सरपंच बोला, बंसी, हर्जाना तो तुझे देना होगा, आखिर फसल खराब हुई है। तभी श्याम बोला, तुम सब पैसे वाले चोर हो, ना इसकी फसल खराब हुई है, ना इसके लड़के को चोट लगी है, सब हमारी जमीन हड़पने के हथकंडे हैं। बंसी काका ने उसे डांटते हुए कहा, चुप हो जा नालायक, क्या जरूरत थी उससे उलझने की, तेरे कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बंसी काका ने सरपंच की ओर देखते हुए कहा, मालिक, लड़के को नहीं बुला सकते, पर चलकर खेत तो दिखा सकते हैं, वहां जाकर देखो तो इसकी फसल पहले की तरह लहलहा रही है। कुंवरपाल बोला, क्यों झूठ बोल रहा है बंसी, सारी फसल खराब हो गई, मेरे आदमी अब तक तो उसे खेत से हटा भी चुके होंगे। श्याम ने कहा, बापू, इनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है, चलो मेरे साथ। और हाँ सरपंच जी, जो करना है कर लो, हम एक पैसा नहीं देंगे। श्याम जबरदस्ती बंसी काका को लेकर घर आ जाता है। श्याम अपनी माँ सुंदरी और पिता बंसी काका के साथ गांव छोड़ देता है। वह उन्हें लेकर शहर आ जाता है। बंसी काका ने कहा, बेटा, यहाँ हम क्या करेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं, खेती के अलावा हमें कुछ नहीं आता। यह सुनकर श्याम ने कहा,
चिंता मत करो बापू, मैं और तुम मिलकर यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे। वे तीनों सड़क के किनारे सो जाते हैं। कुछ दिनों में श्याम को गाड़ी साफ करने का काम मिल जाता है और उसके पिता को मजदूरी करने का काम मिल जाता है। वे एक झोपड़ी का भी इंतजाम कर लेते हैं। एक दिन श्याम गाड़ी साफ करके शाम को घर वापस जा रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग मिले जो सड़क के किनारे बैठे थे। श्याम ने पूछा, बाबा क्या बात है, कुछ परेशान हो? बुजुर्ग ने कहा, बेटा कुछ लोग मेरा बैग छीनकर भाग गए, मेरे पास घर जाने के भी पैसे नहीं हैं। श्याम कहता है, बाबा कहाँ जाना है आपको? बुजुर्ग उससे कहते हैं, बेटा मुझे बस से जाना है, 100 रुपए किराए लगेंगे। श्याम ये सुनकर उन्हें अपने पूरे दिन की कमाई 100 रुपए दे देता है। बुजुर्ग उससे कहते हैं, बेटा ये तुम्हारे पूरे दिन की कमाई थी, अब तुम क्या करोगे? श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोला, बाबा घर ना होने का दर्द हम जानते हैं। गरीबी के कारण हमें अपना गांव, खेत और घर सब कुछ छोड़ना पड़ा। यहाँ शहर की एक गंदी सी झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए मेरे खाने से ज़्यादा जरूरी आपका घर पहुँचना है। उसकी बातें सुनकर बुजुर्ग ने कहा, बेटा कल इसी समय मुझे यहीं मिलना, आना जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। श्याम ने कहा, बाबा 100 रुपए के लिए आप यहाँ तक आएंगे? कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो मैं दिन भर यहीं पास के सिग्नल पर गाड़ी साफ करता हूँ, लेकिन आपकी मदद मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे आपसे ये वापस चाहिए, कल फिर मेहनत कर लेंगे। तब उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये पैसे तो मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा, पर एक बार मेरे कहने पर मिलना जरूर। अगले दिन शाम को श्याम उसी रास्ते से गुजरा, तभी उसे कल की बात याद आ गई। वह कुछ देर वहां रुका, पर उसे लगा वो तो सब भूल गए होंगे। तभी वहां एक कार आकर रुकी। आलीशान गाड़ी, उसकी पिछली सीट पर वही बुजुर्ग बैठे थे। बेटा मैं तुमसे मिलने आ गया, आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। श्याम गाड़ी में बैठ जाता है और पूछता है, बाबा कल तो आप 100 रुपए मांग रहे थे, आज आप गाड़ी में? बुजुर्ग ने कहा, बेटा कल भी गाड़ी से आया था, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत रहती है, इसलिए मैंने गाड़ी से उतरकर उसे वापस भेज दिया। तभी किसी चोर ने मुझे गाड़ी से उतरते देख लिया और उसने मेरा बैग छीन लिया। मेरे सारे पैसे उसी बैग में थे। आगे बुजुर्ग ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। श्याम उन्हें अपने घर के पास ले गया। फिर वो अपने माता पिता को वहीं पर ले आया। बुजुर्ग ने कहा, आपके बेटे का दिल बहुत बड़ा है, इसने मेरी मदद की थी खुद भूखे रहकर। वे बुजुर्ग तीनों को अपने आलीशान बंगले में ले गए। श्याम के माता पिता को उन्होंने घर की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया और श्याम का दाखिला स्कूल में करा दिया। कुछ दिन बाद बुजुर्ग उन तीनों को लेकर उनके गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने उनका घर और खेत, जिस पर सरपंच ने कब्जा कर रखा था, उसे छुड़ा दिया। गांव में एक आदमी को उनके घर और खेत की जिम्मेदारी का काम सौंप दिया। गांव वाले हैरान थे कि गरीब बंसी काका और उनका बेटा श्याम इतने अमीर कैसे हो गए। उसके बाद बंसी काका अपनी पत्नी और श्याम के साथ महीने में एक बार अपने गांव जाने लगे। कभी कभी वो बुजुर्ग भी उनके साथ गांव जाते थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी भूत पर विजय। किसी गांव में एक ठठेरा रहता था। वह केवल पीतल की घंटियां बनाता था। एक दिन उसे अपनी बनाई घंटी देने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। उस गांव में पहुंचने के लिए उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। उस जंगल से गुजरते समय एक शेर ने ठठेरे पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। मारने के बाद शेर ठठेरे के शव को अपनी गुफा में अकेले आराम से खाने के लिए ले गया, लेकिन ठठेरे की घंटी वहीं सड़क पर पड़ी रह गई जहां शेर ने उस पर हमला किया था। कुछ दिनों बाद बंदरों का एक झुंड जंगल में उसी स्थान से गुजरा जहां घंटी पड़ी थी। उनमें से एक बंदर की नजर चमकती हुई पीली वस्तु पर पड़ी तो उसने उसे उठा लिया। उठाते समय घंटी ने आवाज की। घंटी की आवाज सुनकर बंदर खुश हो गया। उसने घंटी को जोर से हिलाया
तो उसमें से और अधिक ऊंची आवाज निकली। अब तो बंदर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और चकित होकर उसने घंटी को जोर जोर से हिलाकर बजाना शुरू कर दिया। इस तरह घंटी जोर जोर से बजने लगी। घंटी की आवाज सुनकर झुंड के अन्य बंदर भी एकत्रित होकर घंटी की आवाज ध्यान से सुनने लगे। घंटी की आवाज सभी बंदरों को इतनी आकर्षक लगी कि वे उसे लेकर उस पेड़ पर चले गए जिस पर वे सभी रहते थे। वहां उन्होंने उसे अपने पेड़ की एक टहनी पर टांग दिया। अब जिस किसी बंदर का मन घंटी की आवाज सुनने को करता, वह घंटी को जोर से हिला देता। इस प्रकार घंटी सभी बंदरों, विशेष रूप से नन्हे बंदरों के लिए एक खिलौना बन गई थी। परिणाम स्वरूप घंटी लगभग पूरा दिन बजती रहती। रात के समय सोते हुए बंदर हिलते तो जिस टहनी पर वे सोए होते वह टहनी हिल जाती थी और इस प्रकार घंटी बज उठती। अब ठठेरे के गांव में रहने वाले लोगों को घंटी की आवाज लगातार दिन और रात सुनाई देने लगी। उन्हें पता चल चुका था कि ठठेरा शेर का ग्रास बन गया था। इसलिए कुछ गांववासी कहने लगे कि ठठेरे का भूत ही वह घंटी बजाता रहता है जो उसकी मृत्यु से पहले उसके पास थी। धीरे धीरे इस कहानी पर गांव के सभी व्यक्तियों ने विश्वास कर लिया। इस प्रकार जब भी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती, वे मारे डर के कांप उठते थे। भूत का भय गांव में कुछ इस प्रकार फैल गया कि लोगों ने संध्या बेला के पश्चात जंगल में जाना बंद कर दिया। लेकिन इसी बीच बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें घंटी की आवाज दिन के समय भी सुनाई देती थी। अतः गांववासियों ने दिन के समय भी जंगल में लकड़ी काटने या जानवरों को चराने जाना बंद कर दिया। इस प्रकार जंगल एक ऐसा स्थान बन गया जिसके नाम से सभी गांव वाले थर थर कांपने लगे। इस बात का गांववासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वे अपनी रोजमर्रा की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जंगल पर निर्भर करते थे। इसलिए सभी गांववासियों ने जल्दी ही भूत को भगाने के तरीके खोजना शुरू कर दिया। परंतु गांव का प्रत्येक व्यक्ति भूत के नाम से इतना अधिक भयभीत था कि किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि भूत की समस्या से कैसे निपटा जाए जिससे सबकी जान बच सके। इसलिए यह देखते हुए गांव के मुखिया ने अंत में पूरे गांव की एक सभा बुलाने का निर्णय लिया ताकि मिलजुल कर भूत की समस्या पर विचार किया जा सके। गांव का प्रत्येक बूढ़ा, जवान तथा बच्चा भी उस सभा में भाग लेने के लिए आया। मुखिया ने प्रत्येक गांववासी से निवेदन किया कि वह भूत की समस्या से निपटने के लिए कोई सुझाव दें, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। काफी सोच विचार के बाद आखिर मुखिया ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति भूत को भगाएगा उसे बहुत सा धन व इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा के पश्चात कई दिन बीत गए, परंतु इनाम पाने का लालच भी किसी व्यक्ति को यह काम करने के लिए प्रेरित न कर पाया। गांव में एक बुद्धिमान बुढ़िया रहती थी। वह किसी भी प्रकार से यह मानने को तैयार न थी कि जंगल की ओर से आने वाली घंटी की आवाजें किसी भूत के कारण आ रही थी। उसने पूरे किस्से पर काफी समय तक गौर किया और तब जंगल में जाकर घंटी के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उसका मानना था कि भूतों के पास अपनी उपस्थिति महसूस करवाने के लिए जंगल में बैठकर दिन रात घंटी बजाने की बजाय अन्य बेहतर तरीके भी थे। इसलिए बुढ़िया ने गांव के मुखिया के पास जाकर उसे अपना निश्चय बताया। वह उसके निश्चय के विषय में सुनकर दंग रह गया। उसे लगा कि बुढ़िया की आयु इतनी अधिक थी कि वह भूत से निपट नहीं पाएगी, लेकिन वह बुढ़िया अपनी जिद पर अड़ी रही। इसलिए गांव के मुखिया ने उसे जंगल में जाने की अनुमति दे दी। बुढ़िया ने अपने घर पहुंचकर जंगल में जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने लिए खाने का एक पैकेट तैयार किया। साथ ही उसने अपने साथ ले जाने के लिए भुनी हुई मूंगफली तथा चनों से भरी एक थैली ली। तब उस लंबी दूरी को तय करने में सहायता के लिए
वह एक लंबा सा मजबूत डंडा लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। अपनी धीमी चाल के कारण बुढ़िया को जंगल तक पहुंचने में काफी समय लगा। हालांकि वह धीरे धीरे चल रही थी, फिर भी मार्ग में वह कहीं रुकी नहीं और दोपहर तक जंगल में पहुंच गई। जंगल में पहुंचने के बाद बुढ़िया ने घंटी की आवाज की दिशा में चलना आरंभ कर दिया। उसे काफी चलना पड़ा क्योंकि घंटी की आवाज जंगल के सबसे घने भाग से आ रही थी, लेकिन वह हिम्मत करके चलती रही और जल्दी ही उस स्थान पर पहुंच गई जहां बंदरों ने घंटी टांग रखी थी। जिस पेड़ पर बंदरों ने घंटी के साथ अपना बसेरा बना रखा था, बुढ़िया उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदरों को घंटी के साथ खेलते देखकर वह गांववासियों के भूत की कहानी के विषय में सोचकर मन ही मन हंसे बिना न रह सकी। घंटी को देखकर उसने सोचा कि उसकी सोच सही थी। घंटी बजने के रहस्य के पीछे उसकी सोच के अनुसार आखिर सीधा साधा कारण ही निकला। अब तो बस उसे किसी प्रकार बंदर से उस घंटी को प्राप्त करना ही शेष था। इस विचार के साथ ही बुढ़िया ने अपने थैले में से भुनी हुई मूंगफली तथा चने निकाले, जिन्हें वह बड़ी समझबूझ से अपने साथ लाई थी। उसने उन्हें जमीन पर बिखेर दिया। मूंगफली तथा चने देखकर एक बंदर शोर मचाता हुआ अपने साथियों को भोजन की सूचना देते हुए अपने मनपसंद भोजन की ओर लपका। कुछ ही क्षणों में अन्य बंदर भी बुढ़िया के इर्द गिर्द जमा हो गए, इसलिए उसने अपने थैले में पड़ी सारी मूंगफली तथा चने जमीन पर गिरा दिए तथा दबे पांव उस पेड़ की ओर लपकी जिस पर घंटी लटकी थी। अपने लंबे डंडे के सहारे उसने घंटी पेड़ से उतारी तथा जंगल के बाहर बहने वाली नदी की ओर चल पड़ी। नदी पर पहुंचकर बुढ़िया ने घंटी उसमें फेंक दी तथा मुस्कुराते हुए उसे पानी में डूबते देखती रही। वह यह सोचकर खुश थी कि जंगल में बजने वाली घंटी के रहस्य का उसने अंत कर दिया था। गांव में पहुंचकर बुढ़िया ने गांव के मुखिया को बताया कि उसने घंटी वाले भूत को भगा दिया। मुखिया को अपने कानों पर विश्वास न आया, इसलिए उसने बुढ़िया से कहा कि वह कुछ दिन प्रतीक्षा करने के पश्चात ही उसकी बात पर विश्वास करेगा, ताकि सब गांव वासियों को यह पता लग सके कि भूत सचमुच भाग गया या नहीं। बुढ़िया इस बात के लिए राजी हो गई। अगले 7 दिनों में किसी भी गांववासी को घंटी की आवाज ना तो दिन में और ना रात में सुनाई दी, लेकिन एक और सप्ताह तक प्रतीक्षा करने के बाद ही सब गांववासियों ने विश्वास किया कि भूत सचमुच भाग गया है। इसलिए 15 दिन के बाद गांव में एक बड़ा सा उत्सव आयोजित किया गया। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें भाग लिया। सारे गांव के सामने मुखिया ने बुढ़िया का खूब आदर सत्कार करने के साथ साथ उसे इनाम भी दिया। वह बहुत खुश थी। आखिर उसने इतना सम्मान तथा इनाम अपने साहस तथा बुद्धिमानी के बल पर जो प्राप्त किया था। गांव का हर व्यक्ति बुढ़िया के कारनामे के बारे में सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ था। इनाम के धन की सहायता से बुढ़िया अब एक आरामदायक जीवन बिताने के योग्य हो गई थी। अपने साहस तथा चतुराई से भूत भगाने के कारण वह बच्चों तथा बड़ों दोनों में ही बड़ी लोकप्रिय हो गई थी। अब वह हर शाम गांव के अधिकतर बच्चों तथा बड़ों को भी अपने घर पर पाती। वे उससे भूत को भगाने की कहानी सुनने आते थे और बुढ़िया भी चटकारे ले लेकर कहानी को कई रुचकर मोड़ देकर सुनाती तथा हर बार कहानी में कोई नई रोमांचकारी घटना जोड़ देती, जिससे सभी खुश हो जाते। धन्यवाद।